हालिया 12 दिन की जंग यहाँ पर चली है। अब हमें बताया जाता है, जाहिर है कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब दोनों में यही बताते हैं कि इजराइल ने और फिर अमेरिका ने बमबारी इसलिए की ताकि ईरान एक जौहरी हथियार ना बना सके और कि ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको रिवर्स किया जाए। अब ये तो हम जानते हैं कि पिछले मेरे ख्याल 30-35 सालों से वो सब ईरान तकरीबन 6 माह में बॉम्ब बनाने, हाँ ये 92 से बना रहा है, 92 से बना रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल 22-23 साल हो गए, नहीं भाई ज़्यादा हो गए, मेरी गिनती आउट है। कई दिहाइयां गुजर गई, 30 साल से ऊपर, 30 साल से ऊपर है और अभी तक बॉम्ब नहीं बना। लेकिन साल से बॉम्ब नहीं बना, हाँ, लेकिन कभी भी बन सकता है। तो इसीलिए अमेरिका ने, क्योंकि ईरान इजराइल से ये काम नहीं हो रहा था जाहिर है, तो अमेरिका ने कहा कि तू साइड पर आ, मैं काम करता हूं। और अमेरिका ने, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, फुर्दो, नतंज और इस्फहान की जो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स हैं और प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, उन पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए। अब मैं एक मजेदार बात बताता हूं कि तकरीबन कहा जाता है कि 12 से 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं और यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के पास कुल कोई 20 या 22 बंकर बस्टर्स हैं, मतलब 70% स्टॉक आपने निकाल दिया है। कुर्बान कर इसराइल पर कुर्बान, जान भी कुर्बान है, तो बॉम्ब तो एक छोटी सी चीज होती है जी। लेकिन सवाल ये बनता है, अच्छा ये तमाम तीनों साइट्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सुपरविजन में थी? बिल्कुल, शायद इसीलिए उनको पता है ना कि कहाँ है। एनीवे, अच्छा तो सवाल ये बनता है कि इस बमबारी से और इजराइल की कार्रवाइयों से कितना नुकसान पहुंचा है ईरान के जौहरी प्रोग्राम को। तो आज एक बड़ी मजेदार रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको चलाया है, CNN ने भी इसको चलाया है और इसकी बुनियाद है एक इंटेलिजेंस असेसमेंट जो पेंटागन की अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने शाया की है। अच्छा, अब जाहिर है कि कई लोगों ने उसको देखा भी है। उन लोगों ने फिर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए उनको बताया कि जी साल तो बहुत बड़ी बात है, कुछ माह शायद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले हो गया है इन बॉम्बिंग्स की वजह से, यानी कि बॉम्बिंग्स कामयाब नहीं थी। उनका यह भी कहना है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल था, और एनरिच्ड यूरेनियम अभी आपको थोड़ी देर में उसके बारे में तफसील में बताएंगे, से ही बॉम्ब्स बनते हैं। तकरीबन 20 पाउंड एनरिच्ड यूरेनियम से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। लेकिन क्योंकि ईरान को काफी टाइम से पता था कि यहां पर हमला होने वाला है, तो एनरिच्ड यूरेनियम की सप्लाई किसी और जगह मुंतकिल कर दी है। कहां, किसी को नहीं पता। ना सिर्फ ये, बल्कि जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिसमें यूरेनियम को इनरिच किया जाता है वो भी लार्जली इंटैक्ट है, मतलब कि उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अगर नुकसान पहुंचा है फुर्दो, नतंज और इस्फहान में, तो उन इमारतों में को नुकसान पहुंचा है और उन फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है जो जमीन से ऊपर थे। लेकिन हमें पता है कि ये है अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और इनको ज्यादा नुकसान इस रिपोर्ट के मुताबिक अब नहीं पहुंचा। अच्छा, अब जाहिर है कि जब ये लीक हुई तो एक काफ़ी व्हाइट हाउस में काफ़ी गुस्सा देखने को हमें मिला। तो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लीविट, उन्होंने कहा कि यार हाँ, हमने ये देखी है, ये पेंटागन की ही DIA ने बनाई है, लेकिन हम इससे एग्री नहीं करते। और बल्कि जो लो लेवल लूजर है जिसने, ये उनके अल्फाज हैं, घटिया इंसान जिसने ये चीज लीक की है, उसके तो मतलब उसकी खैर नहीं है, उसकी 4 पुश्तें याद रखेंगे। पीटर हेजगेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उनका भी यही कहना है कि मैं पूरी FBI लगा रहा हूं इस बंदे के पीछे, मैं देखता हूं कौन है ये। और जब ट्रंप को पता लगा तो फिर आप सोच सकते हैं क्या हुआ है। फिर ट्रंप साहब एक ट्वीट करते हैं, अगेन अपनी रिवायती ऑल कैप्स में, ये आप देख रहे हैं कि जो फेक न्यूज CNN है और ये जो फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स है, शाला इनका कख ना रवे, इन लोगों ने मिलकर हमें जलील करने की कोशिश की है। ये जो हमने हमला किया था, ये दुनिया की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस है और लोग कच्ची कच्ची गालियां दे रहे हैं CNN को और न्यूयॉर्क टाइम्स को। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलता। तो उसके बाद ट्रंप साहब जो ठीक ठाक तपे हुए हैं आजकल, आपको कल का भी उनका बयान देखा होगा, उन्होंने फिर एक वीडियो भी अपलोड किया। वीडियो क्या है, मोर लाइक म्यूजिक वीडियो, और मैं क्योंकि कई बार हमने देखा है, हम चाह रहे हैं कि आप भी उसको एक बार देख लें।
जी। तो ये तो इश्तिहार लग रहा है B1 का। ये इश्तिहार B1 B2 का भी है, पता नहीं कौन सा नंबर है इसका, लेकिन इसकी जो लिरिक्स हैं ये हैं बॉम्ब ईरान, बॉम्ब 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 ईरान, मैं एक मस्जिद पर जाके पत्थर फेंकूंगा, मैं आयतुल्लाह को एक डब्बे में बंद कर दूंगा। अच्छा। तो मकसद इसका मतलब चलाने का और ये सारी बातें करने का ये है कि इस वक्त अगर मैं ईरान की जगह में होता तो मैं उन्हें कहता कि सर जी हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आपने मुकम्मल तौर पर तबाह कर। ऐसा किया है ईरान ने। हाँ ऐसा ही किया इसलिए ईरान। कि 3 दिन पहले तक ईरान का मौक़िफ़ ये था कि कुछ भी नहीं हुआ, सुरंगे मुरंगे जो हैं, जो वो जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो उस लिहाज से ठीक है कि उन्होंने भी, ईरानियों का भी यही कहना था कि जो कुछ सुरंगे हैं उनमें मिट्टी विट्टी भर गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चूँकि तप गए हैं ट्रम्प साहब, अच्छा इस तपन में वो कहेंगे अच्छा ये बात है मैं दोबारा अटैक कर रहा हूँ। हाँ। तो अब्बास इराक़ची साहब है जो है वज़ीर ख़ारजा ईरान के, वो भाप गए, उन्होंने कहा जी बेपनाह नुकसान हुआ। हाँ मतलब हम बता नहीं सकते कितना तबाह हो गए, बर्बाद हो गए सर, मतलब जौहरी बम, ताकि ट्रम्प को गुस्सा ना आए। नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात, हम पटाखे बनाने के काबिल थे। मतलब ये यहाँ पे ईरानियों ने ये पकड़ लिया। मेरा ख्याल है कि पकड़ना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें भी पकड़ है। अच्छा अब जहाँ तक ईरान की बात है, और अगर हम ईरान और इजराइल को थोड़ा सा इस वक्त कंपेयर करें तो इजराइल में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा एक सोबर मूड है, एक तरह से एक सफाई मातम है कि यार ये हो क्या रहा है, हमारा तो ख्याल था कि हम एकदम जीत जाएंगे। ईरान में ऑन दी अदर हैंड एक जानिब जश्न भी मनाया जा रहा है, दूसरी जानिब जनाजे भी निकल रहे हैं, और अभी आपको पता है मुहर्रम भी आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ईरान में इसको तकरीबन 900 लोग वहाँ जाँ बहक हुए ईरान में, उनके भी जनाजे। हाँ लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमारा ख्याल था कि वो जाँ बहक हुए हैं, लेकिन वो नहीं हुए। और मैं बात कर रहा हूँ ईरानियन पासदारान इनकलाब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स के लीडर इस्माइल कानी की। ये जो हैं ये आपको पता याद होगा कि जब कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिकन स्ट्राइक में कत्ल किया गया था, मारा किया था, तो इन्होंने वो फिर ओहदा संभाला था। अच्छा ये कहा गया था कि ये इन स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, लेकिन पिछले रोज वो तेहरान में खुलेआम घूम भी रहे थे, जलसे और जुलूस में शामिल भी हो रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं एक बताऊं कि ये 2024 में भी कत्ल हुए हैं। जब हसन नसरुल्लाह पर हमला हुआ था लेबनान में, तो उस वक्त से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये भी उस मीटिंग में शामिल थे और ये भी वहां पर मर गए थे। इनफैक्ट 2024 से पहली बार इनकी शक्ल हमें यहां ही नजर आई है। तो इसका मतलब है कि बाकी मतलब बाखरी साहब को कत्ल किया गया, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ईरान के, शायद सिर्फ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ही अंदाजा था कि कितना खतरा है, और जब अंडरग्राउंड होना होता है तो कैसे अंडरग्राउंड होते हैं। अच्छा एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज अब सामने आई है, जिससे इजराइल का जो ब्लूप्रिंट था ईरान को डिस्टेबलाइज करने का या ईरान में रिजीम चेंज लाने का, वो अब मंजर आम पर आ रहा है। अभी वॉल स्ट्रीट वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ऑडियो रिलीज की है, वो ऑडियो है हमारे पास, अगर उसको हम स्क्रीन पर चला दें, जिसमें मोसाद के एजेंट्स ईरानियन जनरल्स को कॉल कर रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, फारसी स्पीकिंग मोसाद एजेंट्स हैं, और उनको कह रहे हैं कि जी हमें पता है कि तुम्हारी रिहाइशगाह कहाँ है, हमें पता है कि तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ होते हैं, किस स्कूल जो से आते हैं जाते हैं, और अगर आपने हमारे साथ ताबुन नहीं किया तो हम ना सिर्फ आपको कत्ल करेंगे बल्कि आपके पूरे खानदान को कत्ल करेंगे, बिल्कुल जैसे गजा में करते आए हैं। अच्छा अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आप अपनी हुकूमत के खिलाफ एक वीडियो जारी करें और कहें कि मैं बगावत का ऐलान कर रहा हूं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा, अच्छा ये इस तरह की कॉल्स तकरीबन, इस वीडियो जारी करने के बाद भी वो जिंदा कहाँ बचते? नहीं बचते ना, नहीं बचते। अगर इजराइल मुकम्मल तौर पर जीत जाता ना, तो हो सकता है कि नए सेटअप में होते, लेकिन इस तरह की किसी ने एक वीडियो भी रिलीज नहीं की। इस दौरान एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हम अक्सर बात कर रहे थे जंग के दौरान कि ईरान का एयर डिफेंस कहाँ है, ईरान की एयरफोर्स कहाँ है। हम मानते हैं 40 सालों से सैंक्शंस हैं, लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में की थी। माजी में हमें ये भी पता है कि ईरान ने रूस, जो ईरान का इत्तेहादी है, उससे भी पेशकश की थी कि जो SU-35 SU सीरीज जो प्लेन्स का है, एग्जैक्टली नंबर हमें याद, SU-35 हमें फराम करें। हालांकि ईरान ने अपने जो शहीद
ड्रोन्स हैं वो रूस को सप्लाई किए। अभी तक रूस से कोई एयर डिफेंस या कोई इस तरह की जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान तक नहीं पहुंचे। एंटी मिसाइल जो S-300 बैटरीज हैं वो भी नहीं शायद दी। वो भी नहीं ना, वो भी नहीं, कोई नहीं दिए। चुनाचे आज हम देखते हैं कि ईरान के वजीर दिफा कहाँ गए हैं? बीजिंग। वो बीजिंग में पहुंचे हुए हैं और इतलात के मुताबिक वो JF की टेस्टिंग भी करेंगे, वहां पर उनको एग्जामिन भी करेंगे। और लग रहा है कि एक जो सबक सीखा है ईरान ने पाकिस्तान और भारत की जंग से, वो ये है कि यार बेहतर है कि आप चाइनीज माल ही उठा लो। अच्छा, ईरान में हमेशा, ईरान की डिफेंस सर्कल्स में हमेशा एक परसेप्शन रही है कि यार जो चाइनीज माल है ना, ये 2 नंबर होता है, माल लेना है तो रूसी माल लो। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये परसेप्शन मई के बाद ये परसेप्शन थोड़ी चेंज हो गई है। अच्छा, अब इसके साथ साथ अब आपको पता है क्योंकि जंग खत्म हो गई है या एटलीस्ट पॉज हो गई है, मैं पॉज का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर क्योंकि जंग तो चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, वैसे इजराइल का बाय द वे बाकायदा यही कहना है कि सर कौन कहता है हमारा ऑपरेशन खत्म हुआ है, हमारा ऑपरेशन ताहयात चलता रहेगा, बिल्कुल जैसे ऑपरेशन सिंदूर भी सुना है कि चल ही रहा है। सिंदूर की बात की तो फिर भारत की बात आती है। तो आजकल ना हर एक बंदे की स्टेटमेंट आ रही है, हर मुल्क की स्टेटमेंट आ रही है कि जी बहुत अच्छा है कि जंग खत्म हो गई है। भारत की स्टेटमेंट वाकई ही मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें वो कह रहे हैं, पहले तो हमें बड़ी कंसर्न्स हैं, बड़ा अच्छा हुआ है कि आप लोग मतलब थोड़े सुधर गए हो। ये जो जुमला है ना यार, ये बड़ा अच्छा है, आप इसका तर्जुमा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वी विश टू रिएटरेट दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इन ऑर्डर टू एड्रेस रिजॉल्व द मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। ये ईरान और इसराइल को, ये ईरान और इसराइल की, हाँ, कि बातचीत ही से मसले का हल निकल सकता है, लेकिन ये साउथ एशिया पे ये लाइन अप्लाई नहीं होती। हाँ, वो जो नीचे नहीं होता, दिस ट्रांजैक्शन इज ओनली वैलिड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये है। वैसे भाई साहब, हम भी आपको काफी टाइम से यही बात कह रहे थे कि आके बैठ के बात कर लो, लेकिन चले आपकी मर्जी है। तो दिस इज, हाँ ठीक है। इसके बाद ये है कि एक तुमने शेर सुना होगा, बहुत मशहूर शेर है लेकिन नहीं सुना होगा, मुश्किल है। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अगर तुम NPT के मेंबर बनोगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मायनाकारों को इजाज़त दोगे अपनी एटमी तनसीबात दिखाने की और उनके से मशवरा करते रहोगे, तो फिर तुम्हारा वही अंजाम होगा जो ईरान का हुआ। लेकिन अगर तुम दोनों से बाहर होगे तो फिर तुम इसराइल जैसी एटमी ताकत बन जाओगे। मतलब कि बेहतर है कि बंदा नॉन फाइलर हो। हाँ, नॉन फाइलर है। हाँ। एटमी क्लब में ये नॉन फाइलर है। तो इस पे हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इसराइल एटमी ताकत है, वो कहता है हाँ हो सकता है, बाकी दुनिया कह रही है डेफिनेटली ये 9 जो जौहरी ममालिक हैं उनमें शामिल है।